नमस्कार। आज हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के दो बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है और वहां अचानक से काम रुक जाता है। तो वहां जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? सोचिए जरा। बस इसी तरह की रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए ये कानून बनाए गए हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर ले ऑफ मतलब अस्थायी छटनी क्या होती है उसे समझेंगे। उसके बाद देखेंगे रिट्रेंचमेंट यानी स्थायी छटनी को। और हाँ, इन दोनों के बीच का अंतर जानना तो सबसे ज़रूरी है। फिर कुछ और रूल्स देखेंगे और एंड में एक ज़बरदस्त मेमोरी ट्रिक भी है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहला सवाल, इस कानून की आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1947 का मेन पर्पस है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ मतलब मालिकों और काम करने वालों के बीच एक बैलेंस बनाना, ताकि इंडस्ट्री में शांति बनी रहे, काम स्मूथली चलता रहे और किसी के साथ भी अनफेयर ना हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से, ले ऑफ। हिंदी में इसे कहते हैं अस्थायी छटनी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक टेम्पररी सिचुएशन है जहां एम्प्लॉयर मतलब मालिक किसी वजह से अपने वर्कर को काम नहीं दे पा रहा है। तो कानून क्या कहता है? सेक्शन 2 के इसे डिफाइन करता है। वो कहता है कि ले ऑफ का मतलब है जब कोई एम्प्लॉयर रॉ मटेरियल की कमी हो गई या पावर कट हो गया या मशीनें ही खराब हो गईं, इन वजहों से अपने वर्कर को काम नहीं दे पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है और इंजन के पार्ट्स ही खत्म हो गए। अब काम तो रुक जाएगा ना। बस इसी सिचुएशन को ले ऑफ कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ले ऑफ के टाइम पर वर्कर को क्या कुछ पैसे मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। सेक्शन 25C कहता है कि अगर किसी वर्कर ने लगातार 1 साल तक काम किया है तो उसे उसकी टोटल वेजेस का 50% कंपनसेशन मिलेगा, मतलब बेसिक और महंगाई भत्ता मिलाकर। जैसे अगर किसी की डेली वेज 600 रुपए है तो ले ऑफ के दौरान उसे हर दिन का 300 रुपए मिलेगा। सिंपल। लेकिन रुकिए, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, जहां 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके लिए रूल्स और भी स्ट्रिक्ट हैं। सेक्शन 25M के हिसाब से ऐसे एम्प्लॉयर्स को ले ऑफ करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। बाकायदा लिख कर बताना पड़ता है कि क्यों ले ऑफ कर रहे हैं। फिर सरकार 60 दिन के अंदर जवाब देती है। और हाँ, अगर 60 दिन में कोई जवाब नहीं आया तो ये मान लिया जाता है कि परमिशन मिल गई है। तो ये तो थी ले ऑफ की बात, जो कि टेम्पररी है। अब आते हैं इसके ऑपोजिट मतलब रिट्रेंचमेंट पर, जिसे कहते हैं स्थायी छटनी। और ये ले ऑफ से कई ज्यादा सीरियस और परमानेंट स्टेप है। कानून का सेक्शन 2OO कहता है कि रिट्रेंचमेंट का सीधा सा मतलब है किसी वर्कर की सर्विस को टर्मिनेट करना, मतलब नौकरी से निकाल देना। लेकिन ध्यान रहे, इसमें कुछ चीजें शामिल नहीं हैं। जैसे किसी को डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से निकालना, या कोई रिटायर हो रहा है, या फिर खराब हेल्थ की वजह से जा रहा है। रिट्रेंचमेंट अक्सर बिजनेस रीजन से होता है, जैसे कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है या नई टेक्नोलॉजी आ गई है। अब कोई एम्प्लॉयर ऐसे ही किसी को रिट्रेंच नहीं कर सकता। कानून ने सेक्शन 25F में 3 कंडीशंस रखी हैं। पहली, वर्कर को 1 महीने का नोटिस देना होगा या फिर नोटिस की जगह 1 महीने की सैलरी देनी होगी। दूसरी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन देना होगा। और तीसरी, सरकार को भी इन्फॉर्म करना होगा। ये एक तरह से वर्कर के लिए लीगल प्रोटेक्शन है। तो ये कॉम्पनसेशन कितना होता है? फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। वर्कर ने जितने साल काम किया है, हर साल के बदले 15 दिन की सैलरी मिलेगी। मान लीजिए किसी ने 10 साल काम किया है, तो उसे 10 गुणा 15 यानी 150 दिन की सैलरी मिलेगी कॉम्पनसेशन के तौर पर, मतलब करीब करीब 5 महीने की सैलरी। और हाँ, ले ऑफ की तरह ही रिट्रेंचमेंट के मामले में भी बड़ी कंपनियों यानी 100 से ज्यादा वर्कर्स वाली कंपनियों के लिए नियम और भी सख्त हैं। सेक्शन 25N कहता है कि इनको भी सरकार से प्रायर परमिशन लेनी होगी। वर्कर को 1 महीने की जगह पूरे 3 महीने का नोटिस देना होगा, और अगर बिना परमिशन के रिट्रेंचमेंट किया तो वो इल्लीगल माना जाएगा। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, जहां से एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के बीच का सीधा सीधा कंपैरिजन। इस टेबल को देखें तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेआउट टेम्पररी है, रिट्रेंचमेंट परमानेंट है।
ले ऑफ में एम्प्लॉयर काम नहीं दे पाता, रिट्रेंचमेंट में तो नौकरी ही खत्म हो जाती है। कॉम्पनसेशन भी अलग है, ले ऑफ में 50% वेजेस और रिट्रेंचमेंट में 15 दिन की पे पर ईयर ऑफ सर्विस। और सबसे बड़ा डिफरेंस, ले ऑफ में वर्कर कंपनी का एम्प्लॉय बना रहता है, बस काम पर नहीं आता, जबकि रिट्रेंचमेंट में उसे पेरोल से ही हटा दिया जाता है। तो ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट तो हमने समझ लिया, लेकिन ये एक्ट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। ये स्ट्राइक और लॉकआउट जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब क्या है और अनफेयर प्रैक्टिसेस किसे कहते हैं। देखिए, स्ट्राइक यानी हड़ताल और लॉकआउट यानी तालाबंदी, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। स्ट्राइक वर्कर्स का हथियार है अपनी मांगें मनवाने के लिए, तो लॉकआउट एम्प्लॉयर का। स्ट्राइक में वर्कर्स काम बंद कर देते हैं, लॉकआउट में एम्प्लॉयर काम की जगह ही बंद कर देता है। और कानून दोनों को रेगुलेट करता है। जैसे पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में दोनों ही केस में 14 दिन का नोटिस देना कंपलसरी है। फिर आता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस या यूएलपी, जिसका जिक्र सेक्शन 25T में है। ये वो गलतियां हैं जो एम्प्लॉयर या वर्कर कोई भी कर सकता है। जैसे एम्प्लॉयर किसी को इसलिए निकाल दे कि वो यूनियन एक्टिविटी में हिस्सा ले रहा है, ये यूएलपी है। वैसे ही अगर वर्कर्स जबरदस्ती स्ट्राइक करें या कंपनी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, तो वो भी यूएलपी है। और हाँ, सेक्शन 25U में इसके लिए सजा भी है, 6 महीने तक की जेल या 1000 रुपए का जुर्माना। चलिए अब फटाफट से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि इन सब को याद रखने की सबसे आसान ट्रिक क्या है। ये समरी टेबल एक क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। ले ऑफ सेक्शन 2K के टेम्पररी 50% वेजेस, रिट्रेंचमेंट सेक्शन 200 परमानेंट 15 दिन की पे, स्ट्राइक और लॉकआउट सेक्शंस 22 से 24, एक वर्कर्स का हथियार दूसरा एम्प्लॉयर का, और अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस सेक्शन 25T दोनों तरफ से गलत काम। और अब वो मेमोरी ट्रिक जिसका सबको इंतजार था, एग्जाम में कंफ्यूजन दूर करने का बेस्ट तरीका। बस ये याद रखिए, L फॉर ले ऑफ, L फॉर लिमिटेड टाइम मतलब टेम्परेरी, और R फॉर रिट्रेंचमेंट, R फॉर रिमूव्ड मतलब परमानेंटली हटा दिया। सिंपल है ना? अब कभी नहीं भूलेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे एक्ट का मकसद क्या है? इसका मकसद है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के इंटरेस्ट्स के बीच एक बैलेंस बनाना, जिससे इंडस्ट्रियल पीस बनी रहे और सोशल जस्टिस को बढ़ावा मिले। चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ कॉम्पनसेशन दे देना किसी की नौकरी जाने के नुकसान की भरपाई कर सकता है? वर्कर्स को और बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।